जन उत्तराखंड बुलेटिन में सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। आपदा प्रभावित इलाकों में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम धामी, पीड़ितों से की मुलाकात, राहत और बचाव कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। कांग्रेस 24 अगस्त को करेगी राजभवन का घेराव, कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता होंगे शामिल, बिगड़ी कानून व्यवस्था, आपदा और अपराधों के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। नगर निगम की दून को हरित बनाने की तैयारी की 3 साल की कार्य योजना, इस साल लगाए गए करीब 1 लाख पौधे। तो वहीं यूपी के बिलासपुर में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि के बाद चंपावत जिले में बढ़ाई गई सतर्कता, मुर्गियों, अंडों और फीड रिपोर्ट पर रोक, 15 रैपिड रिस्पांस टीम कर रही सघन चेकिंग। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को मिलेंगे 22 करोड़ के नगद इनाम, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम में होगा सम्मान। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो प्रदेश में सिलसिलेवार तरीके से आपदा देखी जा रही है। पर्वतीय जिलों में इससे भरी भारी तबाही देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी धराली के बाद अब चमोली जिले के थराली में बारिश और मलबे ने लोगों को बेघर कर दिया है, जिसको लेकर एक और रेस्क्यू आर्मी और प्रशासन की टीमें ग्राउंड में काम कर रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री भी आज आपदा पीड़ितों से मिलने थराली पहुंचे, जिसको लेकर भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सभी आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए राहत राशि भी जारी कर दी गई है। और मुख्यमंत्री स्वयं आपदाग्रस्त क्षेत्रों में नुकसान के आकलन और बचाव कार्य की जानकारी ले रहे हैं। देखिए, हमारा पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त हो रखा है और बादल फटने और कई घटनाएं, चाहे हम थराली, चमोली जिले के थराली की बात करें और उत्तरकाशी जनपद के शाना चट्टी, राणा गांव की बात करें, पूरे प्रदेश में कई जगह पर भारी नुकसान हुआ है। इसको लेकर के सरकार की सभी एजेंसियां, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए कार्य में जुटा हुआ है। वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी रात और दिन आपदा पीड़ितों को लेकर के लगातार वो अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। रात को भी उनके आपदा स्थलन केंद्र में उनके द्वारा बैठक ली गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आपदा पीड़ितों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। सीएम धामी ने थराली चमोली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने थराली में चल रहे बचाव और राहत कार्यों का भी जायजा लिया। सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। अधिकारियों को प्रभावितों को हर संभव सहायता दिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज थराली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान थराली में आपदा प्रभावित कुछ ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया कि वे ऊपर के गांव का भी जल्द से जल्द रास्ता खुलवा दें। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि रास्ता खुलवाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और जैसे ही मार्ग सुरक्षित होगा वे स्वयं वहां गाँव वासियों के साथ जाकर हालातों का जायजा लेंगे। देहरादून में प्रदेश में हाल ही की आपदाओं से हुई नुकसान का आकलन किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय टीम गठित की है। टीम में चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर रैंक के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हैं। यह टीम जल्द ही उत्तराखंड पहुंचेगी और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। वहीं प्रदेश सरकार भी नुकसान का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजेगी। मुख्य सचिव के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है।
7 लोग हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार के हैं, उनकी अध्यक्षता में टीम है, उसमें कुछ चीफ इंजीनियर हैं, कुछ डायरेक्टर हैं, कुछ डिप्टी डायरेक्टर हैं। टीम का नाम हमारे पास आ गया है, आपको हम लेटर शेयर कर दें। जो ही हमारा यहाँ से प्रपोजल जाएगा, मेमोरेंडम जाएगा, टीम विजिट करेगी। टीम हमसे संपर्क में है, लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं। जब भी हमारा प्रस्ताव जाएगा उसके बाद टीम विजिट होगी, ताकि उनको हम एक सही पिक्चर दिखा सकें कि क्या वास्तव में नुकसान हुआ है। उसमें हम धराली का भी दिखाएंगे, चैना चट्टी का भी दिखाएंगे, जो पौड़ी में नुकसान हुआ उसका दिखाएंगे, थराली में नुकसान हुआ उसका दिखाएंगे, और जो अन्य स्थानों पर जो नुकसान हुआ है पूरी चीज़ों से अवगत कराएंगे कि किस प्रकार से राज्य में क्षति हुई है और किस प्रकार से इसका हम उपाय करें, ट्रीटमेंट करें, ताकि भविष्य में इससे कोई और नुकसान होने की संभावना से बचा जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली दौरे पर होते हैं, राज्य के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों से होने लगती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम धामी ने कहा कि पार्टी हाईकमान के द्वारा जब भी इस विषय में वार्ता होगी उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि पार्टी संविधान से चलती है। आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है। और क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, और हाईकमान का भी इस पर चूँकि उनके भी निर्देश होते हैं, सब मिलकर जैसा निर्देश करें हम लोग इस पर काम करेंगे। पिछले कुछ दिन से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। उनके इस बयान पर भाजपा के लेस डाउन विधायक महंत दिलीप सिंह रावत का कहना है कि हरक सिंह रावत राजनीति में नॉन सीरियस व्यक्ति हैं। 5 साल पहले यह घटना हुई, तब उन्होंने यह बात क्यों नहीं उठाई। उनसे निवेदन ये करूंगा कि पहले जब 5 साल पहले ये घटना हुई थी तब उन्होंने क्यों नहीं कहा? तब क्या उन पे नैतिकता नहीं थी? और मैं समझता हूं कि देखिए, वो नॉन सीरियस, राजनीति में नॉन सीरियस व्यक्ति हैं। और आप अगर उनके 10-15 सालों के स्टेटमेंट को लेओगे तो रात को वो कुछ कहते हैं, सुबह लेके कुछ कहते हैं, और कब निष्ठा बदल दें, कब अपने विचार बदल दें और कब हाथ जोड़ दें, ये उनके नेचर का कोई पता नहीं चलता। तो मैं समझता हूं कि वो नॉन सीरियस राजनीतिक हैं, और जनता भी समझती है कि वो उनकी बातों का कोई गंभीरता लेता नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा को उत्तराखंड में जड़ से मिटाने की कसम खाई है। उन्होंने यहां तक कि कहा कि जब तक वह भाजपा को उत्तराखंड से हटा नहीं देते तब तक किसी कार्यकर्ता के हाथों से माला नहीं पहनेंगे। इस मुद्दे पर भाजपा नेत्री और हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति रावत ने कहा कि वो भाजपा के साथ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से सहमत होकर वे भाजपा में शामिल हुई हैं। अनुकृति ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और पूर्व में कांग्रेस के नेता रहे मनीष खंडूरी का उदाहरण देकर कहा कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग पार्टी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा है और मैं दोबारा इस बात को कह रही हूँ कि जहां तक मेरे पॉलिटिकल विचार की बात है, मैंने पहले भी कहा कि मैंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर मुझे लगता है कि आज और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जहां तक पॉलिटिकल ओपिनियंस की बात है, ये तो मैं सोचती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर एक घर में सारे जो सदस्य हैं सबका एक जैसा विचार हो या एक जैसा ओपिनियन हो। जहां तक आप डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं, प्रदेश के बहुत सीनियर नेता हैं, और ये उनका एक निजी विचार है, ये उनका एक व्यक्तिगत थॉट है। जैसे आई थिंक कि ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, अपना पॉलिटिकल ओपिनियन चूज करने की इंडिपेंडेंस है। तो उसी प्रकार से मैं, जहां तक आप मेरी बात करते हैं, मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी जब भी मुझे जिस प्रकार के कार्य में लगाती है, मैं बड़ी निष्ठा के साथ उस काम को करती हूँ, और आगे भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको मैं पूरी निष्ठा के साथ पूरा करूँ। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों भाजपा नेताओं के बयानों ने हलचल सी मचा रखी है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि जब सत्तारूढ़ दल के अपने ही नेता जनता के सामने पार्टी की वास्तविकता उजागर कर रहे हैं तो ये साफ संकेत है कि भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने तीरथ सिंह रावत के बयान का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रदेश भ्रष्टाचार, 2-2 राजधानियों के बोझ और कर्ज के दलदल में फंसने के लिए नहीं बना था।
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी की सच्चाई जनता के समक्ष लेके आ रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा तीरथ सिंह रावत जी ने कि इस प्रदेश को हमने इस संकल्प के लिए नहीं बनाया था कि इस प्रदेश जो है ये भ्रष्टाचार में डूब जाए। इस प्रदेश पे हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का मैं कहूंगी जो है कर्जा चढ़ जाए। तीरथ सिंह रावत जी का जो बयान है वो दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। इन्होंने वादा किया था प्रदेश की जनता से कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का कार्य करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप अपना वादा भूल गए। इस प्रदेश की जनता के ऊपर आपने 2-2 राजधानियों का बोझ डालने का कार्य किया, इस प्रदेश को कर्ज में डुबाने का कार्य किया। बिल्कुल सही बात कही कि काजू किशमिश तो खा ही रहे हैं। और ये याद दिला दूं कि त्रिवेंद्र सिंह के वक्त ये वही सचिवालय है और ये वही मुख्यमंत्री जो है ऑफिस था जहां पे 200 करोड़ रुपए का जो बिल सिर्फ चाय का आया था। तो इस प्रदेश की जनता को लूटने का कार्य, कसोटने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कर रहे हैं। तो चलिए, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो लंबे समय से सुस्त पड़ी कांग्रेस अचानक इन दिनों आक्रामक दिखने लगी है। कांग्रेस के तमाम नेता एक मंच पर आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता मुखर होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। इसी के तहत 26 अगस्त को उत्तराखंड कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करेंगे। कांग्रेस का ये घेराव बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपदा और प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों के खिलाफ होगा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार आगामी 26 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे, राजभवन के घेराव के लिए। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, प्रदेश के अंदर हर दिन अपराध घटित हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, हत्याओं के बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वयं अपराध में संलिप्त हैं। राज्य के अंदर आपदा है, पूरे प्रदेश के अंदर उत्तरकाशी से लेकर के पूरे राज्य के अंदर इस समय चमोली जनपद में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, पौड़ी में, कुमाऊं मंडल के तमाम हिस्सों में आपदा है। लेकिन आपदा में जिस प्रकार का कुप्रबंधन है, आपदा पीड़ितों को राहत नहीं मिल पा रही है। धराली में, हरसिल में जिस प्रकार से तबाही हुई है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इसी प्रकार से थराली में इस समय स्थितियां खराब हैं। 4 धाम के सारे रूट ध्वस्त पड़े हुए हैं। राजधानी दून में लगातार निर्माण कार्य हो रहे हैं, फिर चाहे देहरादून दिल्ली का 4 लेन हाईवे हो, सहस्त्रधारा सड़क चौड़ीकरण या फिर आंतरिक सड़कें। इन कामों के अलावा भी कई ऐसे काम हैं जहां सड़कों को चौड़ा तो किया गया है, लेकिन इनके लिए हरे भरे पेड़ों का कटान किया गया। इसका असर ये देखने को मिल रहा है कि राजधानी की आबो हवा अब पहले जैसी नहीं रही। हालांकि हर वर्ष हरेला पर कई लाख पौधे भी लगाए जाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। नगर आयुक्त नमामि बंसल के मुताबिक नगर निगम द्वारा इस वर्ष करीब 1 लाख से अधिक पौधे रोपे गए हैं और आगे भी ग्रीनिंग पॉलिसी के तहत निगम के यह लक्ष्य जो है लिया गया है कि हम ग्रीन कवर के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे। नगर निगम के द्वारा अभी हरेला के अवसर पर भी हरित पखवाड़ा आयोजित करते हुए 1 लाख से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं नगर निगम क्षेत्र में। और आगे भी ग्रीनिंग पॉलिसी के अंतर्गत नगर निगम ने ये टारगेट लिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ग्रीनिंग पॉलिसी लॉन्च हुई थी, कि हम जो क्षेत्रफल है ग्रीन कवर में उसको बढ़ाएंगे। और उसको हमने समयबद्ध तरीके से 3 साल की कार्य योजना तैयार करते हुए ग्रीनिंग मास्टर प्लान के अंतर्गत लैंड चिन्हित करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। तो लगातार यही कोशिश है कि दून को हम और ग्रीन बना सकें, और इसमें एनकैप की जो योजना है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की भारत सरकार की, उसका भी सहयोग लिया जा रहा है।
कुमाऊं के पहाड़ी जनपद बागेश्वर में पुलिस ने पंजाब राज्य के अंतर्राज्यीय गिरोह से संबंधित लोगों को 47.24 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत लगभग 13 लाख रुपए आकी गई है। आईबी की सूचना के आधार पर बागेश्वर पुलिस और एसओजी द्वारा सघन चेकिंग के दौरान पंजाब राज्य के 2 लोगों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। तक की पिछले 3 साल की सबसे बड़ी सिंगल खेप हमने पकड़ी है स्मैक की, और ये बरामदगी बागेश्वर पुलिस के इतिहास में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट रिकवरी है। और इसी रिकवरी के साथ हमने पिछले 2 सालों में जो भी स्मैक की रिकवरी की है उसको हमने ऑलरेडी ओवरटेक किया है, और पिछले साल के कंपैरिजन में 4 गुना से भी अधिक स्मैक हमने इस 8 महीने में ही बरामद कर ली है। ये दर्शाता है कि ये जो केमिकल तरीके के ड्रग्स पहाड़ में आ रहे हैं और युवाओं को नशे की तरफ धकेल रहे हैं, उसको लेकर हमारी कटिबद्धता दर्शाता है कि उसके ऊपर कड़ा प्रहार करना है। हरिद्वार में बहादुराबाद टोल प्लाजा पर पिछले 4 दिनों से जारी भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। टोल प्लाजा की 4 लेन पर किसानों का कब्जा है, जिससे दिल्ली से आने वाले वाहनों को टोल क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है और यहां जाम की स्थिति बनी हुई है। किसान दिन रात धरने पर जमे हुए हैं और 28 अगस्त को महापंचायत कर फिर से देहरादून कूच करने की बात कर रहे हैं। अगर 28 अगस्त को महापंचायत होती है और किसानों ने देहरादून कूच करने का प्रयास किया तो एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो सकती है। इस तरह मुड़ गया कि 28 तारीख में और 28 तारीख तक यहाँ धरना जारी रहेगा। और 28 तारीख में चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में यहाँ के किसान देहरादून राजधानी के लिए कूच करेंगे, और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हमारा धरना जारी रहेगा। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ से किसान पिटकर वापस जाने वाला नहीं है। देहरादून राजधानी किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देहरादून राजधानी में यहाँ का किसान जाएगा। और 28 तारीख में राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में यही टोल प्लाजा बहादुराबाद से देहरादून के लिए कूच करा जाएगा और लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलासपुर में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि है और होने से चंपावत जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए बाहर से आने वाली मुर्गियों, अंडों और फीड के आगमन पर रोक लगाने के साथ ही 15 रैपिड रिस्पांस टीमों के माध्यम से जगह जगह सघन चेकिंग की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा टीमें बनाकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गियों की सैंपलिंग ली जा रही है। जो एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में अभी चीफ सेक्रेटरी महोदय के डायरेक्शन हमें प्राप्त हुए थे, उसके संबंध में हम मेरे द्वारा विभागों के साथ बैठक, जैसे चीफ वेटनरी ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, एसडीएम्स और नगर पालिका, जिला पंचायत, इनके अधिकारियों के साथ बैठक करी हुई है। इसमें हमने एक तो जो हमारी बॉर्डर पे चेक पोस्ट लगी हुई है, वहाँ पे भी निरंतर इस तरीके की चेकिंग हो रही है कि कहीं कोई बॉर्डर से कोई इस तरीके के व्हीकल्स तो नहीं आ रहे हैं जिसमें सेंसिटिव फीड के मामले हों या बर्ड्स वाले इस तरीके के पोल्ट्री के मामले हों, उसकी चेकिंग निरंतर हो रही है। उसके अतिरिक्त सीएमओ साहब और सीडीओ साहब आपस में कोऑर्डिनेशन में मेडिकल अरेंजमेंट, सैंपलिंग, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। अभी जनपद के अंतर्गत कोई भी ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है। कलियर में चल रही सालाना उर्स के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे आईजी गढ़वाल ने दरगाह क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल, पुलिस का जो बल है उसे तैनात करने और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। अभी हमारी एक ब्रीफिंग हुई है जिसमें कि यहाँ पे एसपी रूरल, यहाँ के सीओ और जो यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे एक उसके लिए विशेष थाना बनता है, उसके थाना अध्यक्ष और यहाँ पिरान कलियर के थाना अध्यक्ष, क्योंकि हमारी एक मीटिंग और ब्रीफिंग हुई है। इसमें सभी को ब्रीफ कर दिया गया है कि यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करें, प्रॉपर यहाँ पे वेरिफिकेशन करें, साथ साथ जितने भी यहाँ पर स्टेक होल्डर हैं उनसे मीटिंग कर लें
होटल और जितने भी सराय हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग करें, जितने सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं उनको भी चेक कर लें, ताकि ये उर्स जो है उसको हम बेहतर ढंग से, सुरक्षित ढंग से इसको हम संपन्न करा सकें। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम धनराशि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के समारोह में प्रदान की जाएगी। इनके अलावा प्रदेश के खिलाड़ियों को कुल मिलाकर लगभग 22 करोड़ रुपए की धनराशि इस दिन वितरित की जाने वाली है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार को खेल निदेशालय के सभागार में आयोजित बैठक में इस समारोह की तैयारी की समीक्षा की। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि परेड ग्राउंड में 29 अगस्त को भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को उनकी नगद इनाम धनराशि के 11.69 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले कुल 432 खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतने वाले उत्तराखंड के 27 खिलाड़ियों को भी नगद इनाम धनराशि वितरित की जाएगी। हमारा जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उसकी तैयारियों की समीक्षा की गई है और 29 अगस्त को हम अपना राष्ट्रीय खेल दिवस देहरादून में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन होगा और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस राष्ट्रीय खेल दिवस पे हम लोग 30th नेशनल गेम में जो हमारे विनर्स रहे हैं उन सभी को हम नगद इनाम धनराशि देने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो उदीयमान के खिलाड़ी हैं, इसके अलावा हमारे जो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के हमारे जो खिलाड़ी गए हैं, यानी कि 8 से 14, 14 से 23 वर्ष तक के बच्चों को भी उनके खातों में सीधे सीधे डीबीटी की जा रही है। रुड़की में कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद रामपुर दांडी के घरों में आज भी बेतहाशा पानी भरा हुआ है। लोग खाने और पीने से सामग्री नहीं होने के चलते परेशान हैं, क्योंकि सामान अधिकतर जो है खराब हो गया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। जन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।